नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामेश्वरम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश लोचबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 10th क्लास के एक चैप्टर की, मुगल वंश की। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। दोस्तों, बात कर रहे थे दोस्तों हमें मुगल काल की। मुगल काल दोस्तों, हमने बात की थी मुगल काल में। मुगल काल में 2 शासक पढ़ लिए थे। 6 शासक पढ़ेंगे मुगल काल के प्रारंभिक जो 6 शासक है, जिसमें से हमने 2 शासक पढ़ लिए थे, बाबर और हुमायूं। इसके बाद अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। ये शासक और पढ़ने हैं दोस्तों। लेकिन कल हमने जो एक शासक पढ़ा था, हुमायूं। इस हुमायूं को पराजित करके भारत का शासक, मुगल वंश के बीच में ही एक वंश ने शासन किया था दोस्तों। उस वंश का नाम है सूरवंश। तो सूरवंश की जो नींव रखी गई थी दोस्तों, वो रखी गई थी शेरशाह सूरी द्वारा। तो बात करूं मैं सूरवंश। सूरवंश का जो समय था वो 1540 से 1555 तक था। दोस्तों, कल हमने बात की थी हुमायूं की। हुमायूं का समय हमने देखा था 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद 1530 से 56। तो 2 बार शासक बनाता है ये हुमायूं, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। तो इन बीच में, हुमायूं के बीच में 15 साल तक शासन किया था। वो वंश था सूरवंश, और सूरवंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों शेरशाह सूरी। तो अब मैं बात करूंगा दोस्तों सूरवंश में शेरशाह सूरी की। तो ध्यान देना, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 से 1544-45 में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, शेरशाह जो था, इसका वास्तविक नाम फरीद खां था। ये इसका वास्तविक नाम था। जौनपुर जो जगह थी, जौनपुर, वहां पर एक स्थान, ये बिहार के समीप, बिहार में है ये जगह। यहां का जमींदार था शेरशाह, और जो दक्षिण बिहार है वहां का जो शासक था, जिसका नाम था बाहर खां लोहानी। बाहर खां लोहानी के समक्ष इस फरीद खां ने एक रोज बिना हथियार के ही एक शेर को मार दिया था। इस वजह से बाहर खां जो लोहानी है, उसने जो फरीद खां था उसको उपाधि दी थी दोस्तों शेर खां की। वापिस ध्यान देना दोस्तों, शेरशाह सूरी जो था, इसका वास्तविक नाम फरीद खां था। जौनपुर में सासाराम जो जगह है, उस जगह का ये जमींदार था। और दक्षिण भारत, बिहार का जो शासक था बाहर खां लोहानी, उसके सामने शेर की हत्या कर दी थी शेरशाह सूरी ने या फरीद खां ने। तो बाहर खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को या इस फरीद खां को उपाधि दी थी शेर खां की। तो सासाराम बिहार जो जगह थी, वहां पर इसका आधिपत्य था, उस पर अधिकार था इसका शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी जिस समय इधर सासाराम का शासक था, उस समय भारत का शासक था दोस्तों हुमायूं। उस समय भारत का शासक था। तो हुमायूं उस समय भारत का शासक था। तो इनके मध्य होते हैं युद्ध। तो मैंने कल बताया था एक युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और शाह की उपाधि धारण कर ली थी। यानी वास्तविक नाम तो था फरीद खां, फरीद खां से शेर खां, और शेर खां से बना शेर शाह। तो शेरशाह सूरी के नाम से यह शासक बना था। 1540 ईस्वी में इसने बिलग्राम
1540 ईस्वी में दोस्तों इसने युद्ध किया था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, अंतिम रूप से पराजित किया था। तो हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध प्रांत जाना पड़ता है। हुमायूं को भारत छोड़कर कहां जाना पड़ता है दोस्तों? सिंध प्रांत जाना पड़ता है। तो पीछे से दिल्ली व आगरा पर अधिकार हुआ था शेरशाह सूरी का, और शेरशाह सूरी ने भारत में रखी थी कौन से वंश की नींव दोस्तों? सूर वंश की नींव रख दी थी और भारत का यह शासक बन गया था। आगे बात करूं मैं दोस्तों शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अब कुछ क्षेत्रों पर इसने साम्राज्य विस्तार भी किया था। ध्यान देना दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी जब 1540 में शासक बना तो 1541 में शेरशाह सूरी ने किया था मालवा पर अधिकार। उसके बाद शेरशाह सूरी ने एक युद्ध किया था, युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। दोस्तों जितना आपके दे रखा है आपके टॉपिक में, आपकी किताब में, उतना ही हम पढ़ेंगे। युद्ध है गिरी सुमेल का युद्ध। यह लड़ा गया दोस्तों 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल जो जगह है यह है जैतारण। जैतारण कहाँ की जगह? पाली। जैतारण पाली में जो जगह है गिरी सुमेल नामक स्थान, इस स्थान पर शेरशाह सूरी व मारवाड़ का जो शासक था उसकी सेना के मध्य, मारवाड़ का इस समय दोस्तों शासक था मालदेव। मालदेव की सेना और शेरशाह सूरी की सेना के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। युद्ध से पूर्व मालदेव चला गया था, वापिस मेहरानगढ़ चला गया था। तो युद्ध जो किया गया था वो इसके सेनापति जेता व कुंपा ने किया था। दो योग्य सेनापति थे मालदेव के, नाम था जेता व कुंपा। तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में जेता व कुंपा व शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, और जेता व कुंपा थे मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति। एक भयंकर युद्ध होता है दोस्तों ये। इस युद्ध में राजपूत योद्धा 12-13 हजार राजपूत योद्धा थे, उन्होंने घुटने टिका दिए थे शेरशाह सूरी के। भयंकर युद्ध हो रहा था, दोपहर तक ये युद्ध जीत रहे थे, लेकिन बाद में दोपहर बाद कुछ सेना, शेरशाह सूरी का एक सेनापति दरबारी था, कवि था दरबारी कवि, वो लेकर आ जाता है। अब्बास का जलवानी नाम का व्यक्ति था, वो इस सेना लेकर आ गया था। और एक मेड़ता का शासक था विरमदेव, वो सेना लेकर आ गया था। तो शाम तक जेता व कुंपा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और अनियास ही युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी के मुख से शब्द निकले थे कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहतें खो देता। तो 1544 ईस्वी में मारवाड़ या अजमेर वाला जो भाग है, मारवाड़ के अलावा अजमेर, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर अधिकार हो गया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने। इन क्षेत्रों पर अधिकार है। जोधपुर का जो हिस्सा है, जोधपुर के अलावा अजमेर जो है, इन पर अधिकार है, वो किसने कर लिया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया था। और 1544-45 में ही कालिंजर, देखो आपकी गाइड में 1544 दे रखा है दोस्तों। कालिंजर जो अभियान है, कालिंजर जगह है उड़ीसा की, ये कालिंजर का किला है। इस किले पर आक्रमण किया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने। तो उस समय शेरशाह सूरी एक गोला दागने वाला यंत्र था, अग्नि यंत्र, उक्का नामक अग्नि यंत्र, इस यंत्र से गोला दाग रहा था। तो वो गोला किले से टकराता है, दीवार से टकराता है, और वापस आकर शेरशाह सूरी के पास आकर फट जाता है, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी की 1544-45 में हो जाती है दोस्तों मृत्यु। अब दोस्तों 2-3 बात और ध्यान रखनी है,
भूमि मापने की नई इकाइयां लागू की थी दोस्तों, लगान वसूलने के लिए। इसके अलावा बात करूं तो वो इकाई एक महत्वपूर्ण इकाई थी, वो थी जब्ती। इसके अलावा कुछ कार्य करवाए थे, जैसे शेरशाह सूरी ने एक तो रुपया नामक मुद्रा, जो रुपया नामक मुद्रा है या टका नामक जो मुद्रा है वो चलाई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। एक ग्रांट ट्रैक का निर्माण, जिसे हम बोलते हैं जीटी रोड, यह थी दोस्तों बंगाल से पेशावर तक। बंगाल से पेशावर तक जो रोड बनाई गई थी, ग्रांड ट्रैक रोड का निर्माण, जिसे जीटी रोड कहा जाता है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने दोस्तों डाक व्यवस्था लागू की थी। और मैं बात करूं दोस्तों तो पाटलिपुत्र जो जगह थी दोस्तों, उसे पटना के रूप में बसाया था। तो पटना नगर की जो स्थापना है वो शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ये 4-5 जो इनके द्वारा किए गए कार्य है वो ध्यान रखना दोस्तों। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बना हुआ है सासाराम। सासाराम एक झील के पास सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का स्थित है दोस्तों मकबरा। तो ये बातें ध्यान रखनी है दोस्तों शेरशाह सूरी के बाद में, शेरशाह सूरी के बारे में। और इसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र था, वो शासक बना था, जिसका नाम था इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह के बाद दोस्तों शासक बना था सिकंदर सूर। और सिकंदर सूर को पराजित करके हुमायूं भारत का पुण्य शासक बनता है। लेकिन 1506 ईस्वी में हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है। 1555 में सूरवंश का अंत हो गया था और वापिस मुगल वंश की जो पुनः नींव है वो हुमायूं ने रखी थी। और हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल काल का जो अगला शासक बना था वो हुमायूं का पुत्र बना था, जिसका नाम था दोस्तों अकबर। अब कुछ बात आज दोस्तों हम करेंगे जो शासक था, मुगल शासक है अकबर, उसकी। तो तीसरा मुगल शासक, पहला हमने बाबर पढ़ा, दूसरा हुमायूं, और तीसरा जो मुगल शासक है दोस्तों उसकी आज कुछ जानकारी लेंगे। वो शासक है दोस्तों अकबर। अकबर शासक बन गया था 1556 में। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में। बात करूं अकबर के परिचय की दोस्तों, तो अकबर के जो पिता थे वो थे हुमायूं, और सिंध प्रांत आए हुए थे। और सिंध प्रांत में हुमायूं ने विवाह किया था हमीदा बानो से। और हुमायूं व हमीदा बानो की संतान थी अकबर, जिनका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में दोस्तों जन्म हुआ था अमरकोट। और वर्तमान में ये जो जगह है दोस्तों, ये कहां पर है? पाकिस्तान में जगह। वापिस ध्यान दो, अकबर जो था वो हुमायूं व हमीदा बानो का पुत्र था। 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में जन्म हुआ था अकबर का। 1556 में जिस समय इसके पिता की मृत्यु हुई थी उस समय मात्र 13-14 वर्ष का ही था। 13 वर्ष की आयु में जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये शासक बना था। जब ये शासक बना था तो ये हुमायूं के सेनापति के साथ पंजाब आया हुआ था, नाम था बैरम खान। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो बैरम खान ने 13 वर्ष के अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। यह राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों कलानौर नामक स्थान पर। कलानौर जगह है दोस्तों पंजाब की। कलानौर जगह है दोस्तों पंजाब की। इस स्थान पर राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों अकबर का, जिस समय अकबर मात्र 13-14 वर्ष का था। उस समय इसका राज्याभिषेक है
वो बैरम खां के द्वारा कलानौर नामक स्थान जो पंजाब की जगह है वहां पर एक ईंटों का सिंहासन बनाकर इसका राज्याभिषेक बैरम खां का राज्याभिषेक किया। बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया था और स्वयं अकबर का बन गया था संरक्षक, क्योंकि अकबर इस समय अल्पायु था, छोटा था, 13-14 वर्ष का ही था। तो बैरम खां जो है वो अकबर का बन जाता है संरक्षक। उसके कुछ समय बाद सत्ता संभाल ली थी किसने? अकबर ने। अब दोस्तों जिस समय अकबर शासक बना था 1556 में, उसी समय एक हिंदू सेनापति था, नाम था, शासक था हिंदू शासक, जिसका नाम था हेमू। उसने अकबर पर आक्रमण कर दिया था, अकबर की सेना पर आक्रमण कर दिया था और अकबर व हेमू के मध्य दोस्तों 1556 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसे हम पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। पानीपत जो जगह है हरियाणा की, वहां पर युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध तो हम पढ़ चुके हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य लड़ा गया था। और आज हम पढ़ रहे हैं पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों। युद्ध ध्यान देना दोस्तों, युद्ध लड़ा गया था अकबर की सेना और हेमू की सेना के मध्य। युद्ध को हमने नाम दिया है पानीपत का, क्योंकि पानीपत नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का जो ये दूसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, ये लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। इस युद्ध में अकबर का सेनापति, अकबर का संरक्षक था बैरम खां। हेमू की मैं बात करूं, जो हेमू था ये अंतिम हिंदू राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों। एक उज्जैन का स्थानीय राजा था विक्रमादित्य, जिसने 57 ईसा पूर्व शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके विक्रम संवत चलाई थी। और 14 शासक हुए थे भारत में जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम जो हिंदू राजा था वो था हेमू। और हेमू ने 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध किया था, और वो किसके साथ किया था? अकबर के साथ किया था। इस युद्ध में अकबर की सेना ने हेमू को पराजित कर दिया था और इसी युद्ध के बाद हेमू की कर दी जाती है दोस्तों हत्या। अब आगे मैं बात करूं साम्राज्य विस्तार के तहत अकबर ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, उनकी मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। पंद्रह 61-62 ईस्वी में दोस्तों अकबर की सेना ने आक्रमण किया था मालवा नामक स्थान पर। और मालवा का इस समय शासक हुआ करता था दोस्तों बाज बहादुर। बाज बहादुर पर आक्रमण करके मालवा को जीता गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा जीता गया था। आगे मैं बात करूं तो 1562 ईस्वी में अकबर पहली बार अजमेर दरगाह आया था दोस्तों। अजमेर में दरगाह आपको पता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उस दरगाह पर पहली बार आता है 1562 में। तो जाते समय सांबर नामक स्थान पर आमेर के शासक से मुलाकात हुई थी। आमेर का शासक था दोस्तों इस समय भारमल। और भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपने पुत्र का नाम था भगवंत दास। अपने पुत्र भगवंत दास व अपने पुत्र मान सिंह को अकबर भेज दिया था। तो युद्ध नहीं किया था, अधीनता स्वीकार की थी इसने। भारमल राजपुताने का पहला शासक है दोस्तों भारमल, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपने पुत्र भगवंत दास और अपने पुत्र मान सिंह को अकबर की सेवा में भेजा था। आगे मैं बात करूं दोस्तों अकबर के साम्राज्य विस्तार की, तो 1569 ईस्वी में 1569 ईस्वी में जो अकबर है उस अकबर ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। रणथंबोर पर आक्रमण कर सुरजन हाड़ा को पराजित किया था।
पराजित होने के बाद सुरजनहाड़ा ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और राजपूताना के शासकों को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने दोस्तों 1570 में लगाया था नागौर दरबार। 1570 ईस्वी में अकबर ने लगाया था दोस्तों नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार का उद्देश्य जो था वो था राजपूताना के जितने भी शासक हैं उन शासकों को अधीनता स्वीकार करवाना। लगभग राजपूताना के जो सभी शासक थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, केवल और केवल मेवाड़ रियासत को छोड़कर। केवल मेवाड़ रियासत को छोड़कर बाकी सभी शासकों ने लगभग इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। यह थी 1570 की घटना। इसके बाद में बात करूं दोस्तों तो 1571 ईस्वी में 1571 ईस्वी में जो अकबर है उस अकबर ने आक्रमण किया था दोस्तों गुजरात पर। यह इसका सबसे तेज आक्रमण था, तीव्रगामी आक्रमण कहा जाता है, और मुजफ्फर खां को पराजित किया था। 1571 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण कर मुजफ्फर खां को पराजित किया था और पराजित करने के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया था और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया था दोस्तों अकबर ने। तो 1571 में गुजरात पर आक्रमण किया गया था और मुजफ्फर खां को पराजित किया गया था। और दोस्तों आपको पता है जब नागौर दरबार लगा था तो मेवाड़ रियासत जो थी उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस समय उदय सिंह शासक था और उदय सिंह की मृत्यु के बाद यहां का शासक बना था दोस्तों महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। अकबर ने 4 व्यक्तियों को भेजा था, 4 शिष्टमंडल भेजे थे, 4 व्यक्ति भेजे थे अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। और उन 4 व्यक्तियों को याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों, जमा भट्टो। जलाल खां, दूसरा शिष्टमंडल आया था मानसिंह, तीसरा भगवान दास और चौथा टोडरमल। ये ध्यान रखना, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल ये सभी मनाने आए थे महाराणा प्रताप को, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। आगे आपके इसी चैप्टर में संघर्षकालीन भारत में आगे दे रखा है दोस्तों महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप वह अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया था जिसे कहा जाता है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था मुगलों की सेना के मध्य और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य। अकबर की सेना के मध्य अकबर की सेना का जो सेनापति था वो दोस्तों वो था मान सिंह। ये युद्ध हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, ये युद्ध हम पढ़ेंगे आगे जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे आपके चैप्टर में महाराणा प्रताप में दे रखा है। तो साम्राज्य विस्तार के तहत हमने 1561 में मालवा पढ़ा है, मालवा के बाद में भारमल ने अधीनता स्वीकार की वो चीज पढ़ी है। उसके बाद हमने 1569 में रणथंभौर पढ़ा है, 17 में नागौर दरबार, 71 में गुजरात और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद भी अकबर ने कई क्षेत्रों पर अधिकार किया था, जैसे 1581 ईस्वी जो है इसमें काबुल को जीता गया था, काबुल के अलावा उड़ीसा को जीता गया था, उड़ीसा के अलावा सिंध को जीता गया था दोस्तों। सिंध के अलावा मैं बात करूं तो और भी कई ऐसे स्थान थे जिन पर अधिकार किया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो अकबर ने 1600 ईस्वी में आक्रमण किया था अहमदनगर पर। 1600 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने कहां पर आक्रमण किया था, अहमदनगर पर आक्रमण किया था। और अहमदनगर की जो थी चांद बीवी, इस चांद बीवी को पराजित किया था। अहमदनगर की जो चांद बीवी थी उसको पराजित किया गया था 1600 ईस्वी में किसके द्वारा दोस्तों, अकबर के द्वारा। इसके अलावा मैं बात करूं अकबर की दोस्तों तो अकबर का अंतिम अभियान वो था 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर आक्रमण किया था और असीरगढ़ के मीरन बहादुर को पराजित किया था। ये चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों अकबर के बारे में, जो इसके साम्राज्य विस्तार की बात हुई है, ये चीजें हो गई आपके दोस्तों अकबर के बारे में। जो साम्राज्य विस्तार था 1556 में जो पानीपत का युद्ध किया, उस युद्ध से लेकर 1601 तक इसका साम्राज्य विस्तार आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों अकबर की
तो आगे ध्यान रखना अकबर के बारे में दोस्तों। एक तो अकबर के 9 रत्न थे दोस्तों, 9 रत्न थे। वो आपके डिटेल से नहीं दे रखे, नाम नहीं दे रखे 9 रत्न। 9 रत्नों की मैं बात करूं तो 9 रत्नों में एक प्रमुख 9 रत्न हुआ करता था बीरबल। यूसुफ जयू का विद्रोह जब हुआ था, उस विद्रोह में भेजा गया था इस बीरबल को, लेकिन बीरबल की उस युद्ध में विद्रोह में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक तानसेन, ध्यान रखना दोस्तों, तानसेन ये एक संगीतज्ञ था। इसके अलावा अबुल फजल है दोस्तों, अबुल फजल। अबुल फजल की मैं बात करूं तो इसने अकबरनामा लिखा था। एक नवरत्न था अब्दुल रहीम दोस्तों, अब्दुल रहीम। इसने 1584 ईस्वी में गुजरात में विद्रोह को दबाया था। इस वजह से अकबर ने इसे खान खाना की उपाधि दी थी, अब्दुल रहीम खान खाना। एक दोस्तों आमेर का था मान सिंह, जिसको अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। इसके अलावा एक अबुल फजल का भाई था फेजी था, ठीक है, एक मुल्ला दो प्याजा था। ऐसे कुछ 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न हुआ करते थे किसके दरबार में दोस्तों, अकबर के दरबार में ये 9 रत्न हुआ करते थे। इसके अलावा एक टोडरमल था दोस्तों। बात कर लूं एक फकीर अजीउद्दीन, फैजी और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न थे किसके, अकबर के, ये 9 रत्न थे। अब दोस्तों अकबर के बारे में जो कला वगैरह है, अकबर के द्वारा जो चीजें निर्माण की गई है, उनकी हम बात अगले चैप्टर में करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखा करो दोस्तों, लाइक शेयर किया करो दोस्तों, ताकि 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको ये फायदा मिल सके। आज हमने बात की थी, एक तो सूर्यवंश की बात की थी, एक दोस्तों किसके, अकबर की। अभी अकबर वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अकबर की कुछ डिटेल है, हमें अगले वीडियो में और भी लेंगे। तब तक धन्यवाद दोस्तों।